कहानी की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की एक मासूम बच्ची को देखते हैं जो एक खाली थिएटर में बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उस वक्त एक खूंखार अपराधियों का ग्रुप उसे किडनैप करने की पूरी तैयारी कर चुका था। यानी उनका हैकर एबिगेल के घर के सारे सिक्योरिटी कैमरे हैक करके बंद कर देता है और उसका साथी स्नाइपर बनकर पास ही की एक छत पर अपनी पोजीशन संभाल लेता है। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब एबिगेल अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकलती है तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि किडनैपर्स ने उसकी कार के नीचे पहले ही एक जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है। जैसे ही हैकर को पता चलता है कि एबिगेल थिएटर से निकल चुकी है, वो दूर से ही उसके घर के दरवाजे अनलॉक कर देती है। दरवाजा अनलॉक होते ही उनके 3 किडनैपर्स चुपके से घर के अंदर दाखिल होते हैं और सीधे उसके बेडरूम में जाकर फर्नीचर के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब टीम की सदस्य जोई को एहसास होता है कि वे किसी और को नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची को किडनैप करने वाले हैं, तो वह तुरंत इसका विरोध करती है, क्योंकि क्राइम की दुनिया में उसका सख्त उसूल था कि वह कभी भी बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों में नहीं पड़ती। लेकिन बाकी साथी उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, जिसकी वजह से जोई को मजबूरी में शांत रहना पड़ता है। फिर कुछ ही देर में एबिगेल घर पहुंचती है और बेफिक्र होकर अपने बेड पर लेट जाती है। तभी मौका पाते ही छिपे हुए किडनैपर्स उस पर अचानक हमला कर देते हैं और उसके मुंह पर बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल दबाकर उसे तुरंत बेहोश कर देते हैं। इस बीच बाहर पहरा दे रहे साथी अंदर मौजूद टीम को अलर्ट करते हैं कि एक अनजान कार घर की तरफ आ रही है। ये सुनते ही तीनों अपराधी बिना कोई वक्त गवाए एबिगेल को एक बड़े बैग में डालते हैं और खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। बगीचा पार करके जब वे अपने स्नाइपर साथी से मिलते हैं तभी अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बज उठता है। अलार्म बजते ही वे तेजी से भागने लगते हैं। गनीमत यह रहती है कि उनके बाकी साथी सही समय पर वैन लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वे सभी गाड़ी में बैठकर मौके से सुरक्षित निकल जाते हैं। रास्ते में वे एबिगेल की पल्स चेक करते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि वह ठीक है, जिसके बाद वे उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए जब वैन पुलिस की एक ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास पहुंचने वाली होती है तो हैकर ड्राइवर को तुरंत दूसरा रास्ता लेने के लिए कहता है। लेकिन ड्राइवर काफी शातिर था, वह हड़बड़ाने के बजाय अचानक तेजी से कट मारता है और वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छिपा लेता है और इस तरह वे पुलिस की चेकिंग से आसानी से बच निकलते हैं। अब आखिर में वे शहर से दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात लैम्बर्ट नाम के आदमी से होती है। असल में यह वही शख्स था जिसने इस पूरी किडनैपिंग का प्लान बनाया था और इन सभी को इस काम के लिए हायर किया था। अब एबिगेल को कमरे में बेड से हथकड़ी के जरिए बांधने के बाद लैम्बर्ट अपनी टीम को काम के सख्त नियम समझाता है। वह साफ कह देता है कि कोई भी ना तो अपना असली नाम किसी को बताएगा और ना ही अपने अतीत की कोई कहानी शेयर करेगा। लैम्बर्ट आगे बताता है कि यह सिर्फ 24 घंटे का काम है। उन्हें बस तब तक एबिगेल पर पहरा देना है जब तक कि उसका अमीर बाप $50 मिलियन की फिरौती ना दे दे। हालांकि लैम्बर्ट किसी को भी यह नहीं बताता कि उस बच्ची का बाप आखिर कौन है। इसके बाद सुरक्षा के तौर पर वह सभी के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेता है ताकि किसी भी तरह की ट्रैकिंग से बचा जा सके। हिदायतें देने के बाद लैम्बर्ट वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाते ही बाकी टीम तनाव भूलकर हवेली में रखी महंगी शराब का लुत्फ उठाने लगती है और जश्न में डूब जाती है। लेकिन इस बीच डीन नाम का शख्स लैम्बर्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए दूसरों के बैक स्टोरी का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, जिसमें वह बुरी तरह नाकाम रहता है। जब जोई इस बात पर उसका मजाक उड़ाती है तो बाकी मेंबर्स शर्त लगाते हैं कि क्या जोई सबकी असलियत सही बता सकती है। तब जोई अपनी तेज नजर और हाव भाव से पल भर में सबका सच बेनकाब कर देती है। वह बताती है कि फ्रैंक एक पूर्व जासूस है, पीटर एक धार्मिक गैंगस्टर और हैकर सैमी एक अमीर बाप की बेटी है जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए इस काम में शामिल हुई। वहीं रिकल्स नाम का आदमी एक पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक सन की ड्राइवर। जोई के इस बेबाक खुलासे के जवाब में फ्रैंक भी तुरंत पलटवार करता है और सही अंदाजा लगा लेता है कि जोई खुद ड्रग्स की लत से उबर रही एक एडिक्ट है। अब उनकी निजी बात के सामने आते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इसलिए जोई बाकी लोगों से अलग होकर एबिगेल का हालचाल लेने उसके कमरे में जाती है। वहां एबिगेल शिकायत करती है कि उसकी आंखों पर बंधी पट्टी बहुत कस गई है। यह सुनकर जोई अपना चेहरा ढकती है और बड़ी हमदर्दी से उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है। फिर जब उसकी नजर बच्ची की कलाई पर पड़ती है जो हथकड़ियों की वजह से दर्द कर रही थी, तो वह हथकड़ी खोलकर उसके हाथों को आगे की तरफ बांध देती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। तभी एबिगेल एक अजीब बात कहती है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उसके पापा को उसकी कोई परवाह नहीं। इसके बाद जोई जैसे ही कमरे से निकलने वाली होती है, एबिगेल उससे धीरे से कहती है कि आगे जाकर जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मुझे अफसोस होगा। एबिगेल की यह बात जोई को बुरी तरह खटकती है। परेशान होकर वह सीधे फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि एबिगेल का बाप कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक इंसान हो सकता है, क्योंकि किडनैप होने के बावजूद उस बच्ची के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। ये बात सुनकर फ्रैंक पहले तो इसे बच्ची की सहानुभूति
सहानुभूति बटोरने की एक चाल समझकर टाल देता है, लेकिन फिर मौका मिलते ही वह खुद एबिगेल को देखने उसके कमरे में जाता है। वहाँ एबिगेल की आंखों से पट्टी हटी देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और तुरंत अपना चेहरा ढक लेता है, क्योंकि किडनैपिंग के धंधे में चेहरा सामने आना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वह तुरंत एबिगेल पर बंदूक तान देता है और उसे कसम खिलवाता है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा है। फिर वह उस पर दबाव डालकर उसके बाप का नाम पूछता है। तब एबिगेल बताती है कि उसका बाप क्रिस्टोफ लाजहार है, जो क्राइम की दुनिया का सबसे खौफनाक बादशाह है। अब ये नाम सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर भागता हुआ बाकी टीम के पास पहुंचता है और साफ ऐलान कर देता है कि वो यह काम छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल रहा है। जब बाकी लोग हैरान होकर इसकी वजह पूछते हैं तो फ्रैंक बताता है कि यह लड़की क्रिस्ट ऑफ लॉजर की बेटी है, वही बेहद शक्तिशाली और खतरनाक क्राइम बॉस जो अपने खिलाफ जाने वाले किसी भी इंसान का नामो निशान मिटाने के लिए जाना जाता है। जोई और रिकल्स भी इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे भी फ्रैंक की बात से सहमत हो जाते हैं कि इस किडनैपिंग का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि अब काम अधूरा छोड़ें या पूरा करें, उनकी जान तो हर हाल में खतरे में ही है। इसलिए वे सब मिलकर तय करते हैं कि वे $50 मिलियन की फिरौती लेकर ही यहाँ से निकलेंगे, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जिसके बाद वे हवेली के चारों तरफ खड़ी नजर रखने और सारे दरवाजे लॉक करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी जोई को हवेली में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वह आगे बढ़ती है तो पाती है कि वह महज हवा से हिलती हुई एक खुली खिड़की की आवाज थी। जोई आगे बढ़कर खिड़की को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास रखी एक पुरानी मूर्ति पर पड़ती है, जिसमें एक पिता और उसका बच्चा दिखाई दे रहे हैं। उस मूर्ति को देखकर जोई को वह अजीब सी जानी पहचानी लगती है। तभी वहाँ रिकल्स आ पहुंचता है। रिकल्स जोई से साफ कहता है कि उसे टीम के बाकी किसी भी मेंबर पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें और चौकन्ने रहें। जोई भी उसकी इस बात से सहमत हो जाती है और दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डीन बेसमेंट की रसोई में जाता है, जहाँ एक दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। उलझन में पड़ा डीन जैसे ही अंदर कदम बढ़ाता है, एक चूहा अचानक सामने आकर उसे डरा देता है। लेकिन जैसे ही वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक कोई अनदेखी ताकत उसके पैर पकड़कर उसे पीछे अंधेरे में खींच लेती है। डीन की चीख सुनकर सैमी बदहवास होकर बेसमेंट में पहुंचती है, जहां डीन टेबल पर बैठा नजर आता है। लेकिन जैसे ही सैमी उसके करीब जाती है, अचानक डीन का सिर धड़ाधड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर सैमी की चीख निकल जाती है और डर के मारे उसे उल्टी आने लगती है। शोर सुनकर बाकी लोग भी भागते हुए बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें डीन की कटी हुई लाश मिलती है। शुरुआत में उनका शख्स सैमी पर जाता है, लेकिन उसकी सहमी हुई हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि सैमी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तब उन्हें लाचार के सबसे खतरनाक शूटर ऑफ डेथ की याद आ जाती है, क्योंकि सालों पहले लॉजर की गैंग के 3 मुख्य सदस्यों को FBI ने पकड़ लिया था। उनके केस की सुनवाई से ठीक एक रात पहले उन्हें एक होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। लेकिन अगली सुबह जब FBI अंदर पहुंची तो तीनों की कटी हुई लाशें मिली थीं। यह सब सोचकर घबराए हुए किडनैपर्स तुरंत एबिगेल को देखने उसके कमरे की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही कुछ ना हो गया हो। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो वह अपने कमरे में बिल्कुल सही सलामत मिलती है। अब रिकल्स वॉल्टर्स के खौफ से इतना सहम जाता है कि वह फौरन हवेली छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलता है, सामने लोहे की एक भारी ग्रिल देखकर हैरान रह जाता है। पीटर उस गेट को धक्का देकर जबरन खोलने की कोशिश करता है, जिससे हवेली का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते लोहे की भारी प्लेटें गिरकर हवेली के सभी खिड़की दरवाजों को पूरी तरह सील कर देती है, जिस वजह से पूरा ग्रुप उस हवेली के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। तब जोई समझ जाती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हवेली में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है, इसीलिए वो सबसे पहले रिकल्स को हथियार वाले कमरे में भेजती है, जहां पहुंचकर रिकल्स को पता चलता है कि उसके हथियार गायब हो चुके हैं। फिर जोई खुद एबिगेल के कमरे में जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसने फ्रैंक के अलावा किसी और को यहाँ देखा है। एबिगेल साफ मना कर देती है, लेकिन जब जोई उससे पूछती है कि क्या उसे कोई और बात पता है, तो एबिगेल डरते हुए कहती है कि अगर वह कुछ बोली तो फ्रैंक उसे नुकसान पहुंचाएगा। मगर जोई जब उसे सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाती है, तब एबिगेल एक चौंकाने वाला खुलासा करती है कि फ्रैंक असल में उसके बाप के लिए ही काम करता है और उसका असली नाम फ्रैंक नहीं बल्कि वॉल्डेस है। यह सुनते ही जोई हैरान रह जाती है। तभी उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस तरफ बढ़ती है, लेकिन एक कमरे में पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिकल्स खून से लथपथ बेहद जख्मी हालत में खड़ा था और देखते ही देखते उसकी बेजान लाश जोई की बाहों में आ गिरती है। अब गुस्से से भरी जोई तुरंत नीचे भागती है और सीधे फ्रैंक पर बंदूक तान देती है। वह उस पर वॉलेस होने और रिकल्स को मारने का इल्जाम लगाती है। जवाब में फ्रैंक भी अपनी बंदूक तान लेता है और कहता है कि जोई उस बच्ची की बातों में आकर बेवकूफी कर रही है। अब मामला बिगड़ता देख फ्रैंक पीटर को एबिगेल का काम तमाम करने के लिए उसके कमरे में भेजता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर बच्ची ही मर गई तो उनके सिर से यह खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। लेकिन जैसे ही पीटर एबिगेल पर गोली चलाने वाला होता है,
जोई ठीक वक्त पर पहुंचकर उसका हाथ झटक देती है और उसे एबिगेल से दूर धकेल देती है। तभी फ्रैंक और सैमी भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि उसे मारना सही होगा। लेकिन इस कहासनी के बीच अचानक एबिगेल बड़ी आसानी से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और उनके सामने बैले डांस के अंदाज में हवा में उछलते हुए अपना असली रूप दिखाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सब डर के मारे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई मासूम बच्ची नहीं बल्कि एक खूंखार वैम्पायर होती है। तभी अचानक एबिगेल झपटकर पीटर पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर फ्रैंक उस पर गोली चला देता है। हालांकि गोली लगने के बावजूद एबिगेल का जख्म पल भर में खुद ब खुद भर जाता है और वो मुस्कुराते हुए फिर से खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भागते हैं और दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। तब जाकर सभी को इस भयानक सच का एहसास होता है कि एबिगेल ही असल में वॉल्डेस है, जो एक खूंखार वैम्पायर है। लेकिन अब वे इस पूरे घर में फंस चुके थे, क्योंकि हवेली के सभी रास्ते लोहे की मोटी प्लेटों से पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वे ना तो बाहर भाग सकते हैं और ना ही किसी मदद की उम्मीद रख सकते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए उनके पास उस खूंखार वैम्पायर का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए फ्रैंक और जोई पुल खेलने वाली लकड़ियों को छीलकर नुकीले हथियार बनाने लगते हैं, जबकि पीटर और सैमी रसोई में लहसुन ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वैम्पायर को कमजोर करने में ये सारे हथियार काफी असरदार होती है। अब पूरी तैयारी के बाद जब वे लोग एबिगेल के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा कमरा खाली मिलता है। तभी पास के कमरे से संगीत की आवाज गूंजने लगती है। वहां जाकर वे जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एबिगेल डीन की बेजान लाश के साथ बड़े मजे से बैले डांस कर रही थी। ये देखकर सैमी तुरंत उस पर लहसुन से हमला करती है, लेकिन एबिगेल पर इसका जरा भी असर नहीं होता। तब पीटर आगे बढ़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उल्टा उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है और उसके गले से क्रॉस छीनकर उसी से उसे जख्मी कर देती है। इतने में फ्रैंक को मौका मिलता है और वह पीछे से नुकीली लकड़ी से वार करता है, लेकिन एबिगेल बड़ी आसानी से उससे हथियार छीनकर उल्टे उसी के पैर में घोंप देती है और वहां से भाग निकलती है। अब सब निराश होकर नीचे आते हैं, जहां जोई उनके जख्मों पर पट्टी बांधती है। तभी जोई उन्हें याद दिलाती है कि किडनैपिंग के वक्त बेहोशी का सेडेटिव इंजेक्शन एबिगेल पर असर कर गया था, यानी वह दवाओं से बेहोश हो सकती है और खुशकिस्मती से उनके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन बचा हुआ है। इसके बाद वे तय करते हैं कि वे सब अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढेंगे। जो भी उसे पहले देखेगा वह तुरंत ईयर पीस पर जोई को खबर देगा, ताकि जोई वहां पहुंचकर उसे वह इंजेक्शन लगा सके। जिसके बाद सभी लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस दौरान सैमी एक बेहद अंधेरे रास्ते पर पहुंच जाती है, जहां अचानक उड़ते हुए चमगादड़ों से घबराकर वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह सड़ती हुई लाशों से भरे कुंड में गिरी है, खौफ के मारे उसकी चीख निकल जाती है और डर से कांपते हुए किसी तरह उन सड़ती हुई लाशों के ऊपर से रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ पीटर जब यहाँ वहां एबिगेल को ढूंढ रहा होता है, तभी एबिगेल अचानक उसके सामने आ धमकती है। उसे देखकर पीटर खौफ के मारे तुरंत वहां से भागता है और अपने पीछे का दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन एबिगेल हवा में थिरकते हुए बड़ी आसानी से दरवाजा तोड़ देती है और उसके पीछे पड़ जाती है। जान बचाकर बदहवास भागते समय अचानक सामने से फ्रैंक दरवाजा खोल देता है, जिससे पीटर सीधा रेलिंग के पार नीचे जा गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक के पीछे पड़ जाती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर उस पर चढ़ बैठती है। ये देखते ही जोई तुरंत एबिगेल के पास पहुंचकर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल बड़ी फुर्ती से जोई के हाथ पर जोरदार वार करती है, जिससे वह सिरिंज छिटककर दूर एक बंद ग्रिल के पार जा गिरती है। तभी सैमी आकर एबिगेल को पकड़कर पीछे खींचती है, तो गुस्से में एबिगेल सीधे सैमी के हाथ पर बुरी तरह काट लेती है। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक की टांग पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है, लेकिन तभी पीटर हिम्मत जुटाकर पीछे से उठ खड़ा होता है और अचानक एबिगेल पर झपट पड़ता है। वो उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे फ्रैंक उसकी पकड़ से छूटकर नीचे जा गिरता है। फिर पीटर एबिगेल को पूरी ताकत से जमीन पर दबोच कर रखता है। इतने में जोई तुरंत भागकर ग्रिल के पास से सिरिंज उठाकर लाती है और बिना एक पल गवाए एबिगेल के शरीर में सेटिव का इंजेक्शन घोंप देती है, जिससे एबिगेल कुछ ही पलों में बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एबिगेल की आंख खुलती है तो वह खुद को एक लिफ्ट की जालीदार ग्रिल के अंदर बंद पाती है। तब जोई उसके पास आकर कहती है कि अगर वह उन्हें इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बता दे तो वे उसे नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल मुस्कुराते हुए सबसे बड़ा खुलासा करती है कि यह सब कुछ उसी का रचा हुआ खेल था, यानी उसकी किडनैपिंग कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बनाई हुई योजना थी। वो बताती है कि लैम्बर्ट असल में उसी के लिए काम करता है जिसने उन सभी को चुन चकर इस हवेली में इकट्ठा किया था। फिर वह एक एक करके उन सभी के असली नाम और उनके काले अतीत का सच उगलने लगती है। वह बताती है कि सैमी ने जिन अमीर माँ बाप का पैसा चुराया था वह असल में लाहार का पैसा था। फिर वह पीटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह अपने ही गैंग यानी लाहार के गैंग से चोरी करता था और जोई एक पूर्व आर्मी मेडिक थी जिसे ड्रग्स की लत के कारण निकाल दिया गया था और जिसने इलाज के दौरान गलती से लाहार के ही एक आदमी की जान ले ली थी। यानी वे सभी जाने अनजाने में उसके बाप क्रिस्टोफला या उसकी गैंग को नुकसान पहुंचा चुके थे। ये सब सुनते ही जोई
जोई तुरंत समझ जाती है कि एबिगेल अपने पिता को जताए बिना बस उनका प्यार और ध्यान पाने के लिए ही उनके दुश्मनों को चुन चुनकर उनका शिकार कर रही है। तब एबिगेल उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वे उसे अभी आजाद कर दें तो वह उनमें से 2 लोगों को जिंदा छोड़ देगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फ्रैंक उल्टा उसे वहीं जान से मारने का सुझाव देता है। यह सुनकर गुस्से में एबिगेल अपनी शर्त बदल देती है और कहती है कि अब वह सिर्फ उसी एक शख्स की जान बख्शेगी जो उसे इस पिंजरे से बाहर निकालेगा। तब पीटर लालच में आकर उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उस पर गोली चलाकर उसे रोक देती है। इसके बाद बाकी सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक निगरानी रखने के बहाने वहीं रुक जाता है। वो एबिगेल से सौदा करता है कि अगर वह इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बताएगी तो वह उसे पिंजरे से आजाद कर देगा। एबिगेल बताती है कि लाइब्रेरी में अगाथा क्रिस्टी की किताब खींचते ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाएगा, जिससे वे सब आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब फ्रैंक रास्ता तो जान लेता है, लेकिन उसे आजाद करने से साफ मुकर्रर जाता है। इस धोखे से गुस्से में आकर एबिगेल पिंजरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और हवा में थिरकते हुए फ्रैंक की तरफ बढ़ती है। तभी जोई वहां पहुंचकर खिड़की पर ठुके लकड़ी के तख्ते तोड़ देती है, क्योंकि वह जानती थी कि सूरज की तेज रोशनी वैम्पायर के लिए घातक होती है, और ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही धूप उस पर पड़ती है, एबिगेल का हाथ बुरी तरह जलने लगता है। दर्द के मारे वह तुरंत पीछे हटती है और अगले ही पल अपने जख्मों को ठीक करने के लिए अंधेरे में छिप जाती। अब यह देखकर जोई और फ्रैंक भागकर लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां पूरी टीम ऊंची खिड़की से आती धूप के नीचे सुरक्षित खड़ी हो जाती है। तभी सैमी को डर सताता है कि वैम्पायर के काटने की वजह से कहीं वह भी वैम्पायर में ना बदल जाए, लेकिन उसे इस बात का पक्का यकीन नहीं होता। इसलिए वे अपना शरीर सूरज की किरणों के पास ले जाती है। जब धूप का उस पर कोई असर नहीं होता तो वह राहत की सांस लेती है कि वह वैम्पायर बनने से बच गई है। इधर फ्रैंक जब एबिगेल की बताई हुई किताब खींचता है तो निराश हो जाता है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होता, यानी एबिगेल ने उससे भी झूठ बोला था। तब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। तभी सैमी को एक तरकीब सूझती है कि अगर वे हवेली का मुख्य पावर सोर्स ढूंढ लें तो वह सील किए गए दरवाजों को शॉर्ट सर्किट करके खोल सकती है। ये योजना बनते ही पूरी टीम 2 हिस्सों में बंटकर हवेली में पावर सोर्स की तलाश शुरू कर देती है, ताकि जल्द से जल्द दरवाजे खोलकर वहां से बाहर निकाला जा सके। मगर इस बीच एबिगेल कुछ ऐसा करती है जिससे वह सैमी के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है, जिसके असर से सैमी तुरंत वैम्पायर में बदल जाती है और मौका मिलते ही पीटर पर पीछे से हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन दबोचकर उसे बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगती है। इसके बाद एबिगेल सैमी को एक कठपुतली की तरह नचाने का मजा लेने लगती है। जब जोई और फ्रैंक वहां पहुंचते हैं तो सैमी उन्हें अपना बदला हुआ खौफनाक रूप दिखाती है। ये नजारा देखकर वे दोनों जान बचाकर भागते हैं और लाइब्रेरी में छिप जाते हैं। सैमी भी उनके पीछे वहां पहुंच जाती है और एबिगेल सैमी के जरिए उन्हें बताती है कि उसे इस कमरे से नफरत है, क्योंकि यहीं उसके बाप ने उसे वैम्पायर बनाया था और अब वो उन दोनों को भी अपने जैसा बना देगी। लेकिन तभी जोई एक ट्रे की मदद से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सीधा सैमी पर डाल देती है, जिससे रोशनी लगते ही सैमी का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। अब सैमी के मरते ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर जोई और फ्रैंक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं और हवेली के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लैम्बर्ट मिलता है, जो खुद भी एक वैम्पायर बन चुका था। लैम्बर्ट जोई का गला दबोचकर बताता है कि 2 साल पहले जब उसने फ्रैंक को एबिगेल के बाप के बारे में टिप दी थी तो यह बात एबिगेल को पता चल गई थी, जिसके बाद एबिगेल ने उसे वैम्पायर बना दिया था। इसीलिए वह अब एबिगेल और लाजार दोनों का काम तमाम करना चाहता है। तभी सारा माजरा सबके सामने आता है कि फ्रैंक और लैम्बर्ट पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसीलिए उस वक्त जब एबिगेल सबके पापों और काले राजों के बारे में बता रही थी तो उसने फ्रैंक के बारे में कुछ नहीं बोला था, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे लैम्बर्ट ही था। लेकिन लैम्बर्ट ने फ्रैंक से यह बात छिपा कर रखी थी कि वो और एबिगेल वैम्पायर हैं। इसीलिए फ्रैंक लैम्बर्ट पर भड़क जाता है कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। तब लैम्बर्ट फ्रैंक के सामने वैम्पायर बनने का प्रस्ताव रखता है, ताकि वे दोनों मिलकर एबिगेल और उसके बाप को मार सके, क्योंकि फ्रैंक के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। इसलिए वह लैम्बर्ट की बात मान जाता है। इसके बाद लैम्बर्ट जोई को बेहोश कर देता है और फ्रैंक को काटकर अपना खून पिला देता है। जब जोई को होश आता है तो वह फ्रैंक को दर्द से तड़पते हुए वैम्पायर में बदलते देखती है। फिर लैम्बर्ट फ्रैंक को जोई का शिकार करने का इशारा करता है, लेकिन फ्रैंक अचानक लैम्बर्ट के ही सीने में नुकीली लकड़ी घोंप देता है, जिससे लैम्बर्ट तुरंत जलकर राख हो जाता है। तभी एबिगेल वहां पहुंचती है, लेकिन नया नया वैम्पायर बना फ्रैंक उस पर भारी पड़ने लगता है। वह एबिगेल का खून पीकर उसे बेहद कमजोर कर देता है। इस बीच जोई मौका पाकर तुरंत कंट्रोल पैनल से हवेली के सारे लॉक्स खोल देती है और अपना फोन उठाकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन बाहर पहुंचकर वह देखती है कि सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद है। तब उसे समझ आ जाता है कि शायद वह यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए वह अपने परिवार के
के आखिरी सदस्य यानी अपने बेटे के लिए एक बेहद भावुक वॉइसमेल छोड़ती है। इसके बाद फ्रैंक जोई पर हमला कर देता है और उसे लाइब्रेरी में ले जाकर बुरी तरह पटकने लगता है। कमजोर पड़ चुकी एबिगेल किसी तरह जोई को बचाती है और उसे मिन्नत करते हुए कहती है कि वह अकेले फ्रैंक को नहीं हरा सकती। अगर जोई उसकी मदद करेगी तो वह उसे सही सलामत उसके बेटे के पास जाने देगी। फिर दोनों मिलकर फ्रैंक का मुकाबला करती हैं, लेकिन फ्रैंक उन दोनों पर भारी पड़ता है। वह एबिगेल को जमीन पर गिरा देता है और जोई के कंधे में नुकीली लकड़ी घोंपकर उसे एक खंभे से टांग देता है। जख्मी एबिगेल जोई की तरफ अपनी छोटी उंगली उठाकर अपना पिंकी प्रॉमिस याद दिलाती है। उधर फ्रैंक जोई को खंभे से निकालकर उसकी गर्दन पर काट लेता है और अपनी शक्तियों से उसे एबिगेल को मारने का हुक्म देता है। जोई उसकी बात मानने का नाटक करती है और अचानक पलटकर फ्रैंक को जोरदार धक्का दे देती है। तुरंत जमीन पर पड़ा लकड़ी का नुकीला टुकड़ा उठाती है और एबिगेल के साथ मिलकर उसे फ्रैंक के सीने में घोंप देती है, जिससे फ्रैंक एक धमाके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। खतरा टलने के बाद एबिगेल अपने वादे के मुताबिक जोई को सही सलामत जाने देती है। वो जोई को तसल्ली देती है कि वह वैम्पायर में नहीं बदलेगी, क्योंकि नियम यह है कि जिस वैम्पायर ने उसे काटा है, अगर वह फ्रैंक खुद ही मारा जाए तो काटा हुआ इंसान वैम्पायर बनने से बच जाता है और वापस इंसान ही रहता है। लेकिन तभी पीछे से एबिगेल का खौफनाक बाप लाजार वहां पहुंच जाता है और जोई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे रोकते हुए कहती है कि जोई ने ही उसकी जान बचाई है। लाजर जोई का शुक्रिया अदा करता है और उसे वहां से जाने देता है और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।